नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इन दोनों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। जो चैप्टर नंबर 1 था वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसमें इसलिए मैंने उस चैप्टर को छोड़ दिया है। और आज के सेशन में हम धातु क्या होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, अधातुओं की क्या क्या विशेषताएं होती है, और धातु और अधातु इन दोनों का क्या महत्व होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। धातु के विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आपको कठोरता देखने को मिलती है। जो धातु होते हैं वो छूने पे आपको कठोर लगेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे धातु कठोर होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप सोडियम को देखेंगे, तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू के माध्यम से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम बाकी धातुओं की तुलना में, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, इनकी तुलना में नरम होता है। तो धातु की ये जो विशेषता है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर धातु की दूसरी विशेषता होती है उसकी चमक। इसको हम द्युति भी कहते हैं। तो जो धातु होते हैं उनमें से आपको एक अलग प्रकार की चमक निकलती हुई दिखती है। धातु की तीसरी विशेषता होती है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता एक ऐसा गुण होता है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को पीटकर उसका चादर बनाया जा सकता है। अब चूंकि ये गुण केवल और केवल धातुओं में ही होता है, केवल और केवल धातुओं को ही पीटकर उसका चादर बनाया जा सकता है, इसलिए ये धातु की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आप देखिए, अगर लोहा एक धातु नहीं होता तो कभी भी लोहे को पीट के उसका चादर नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है। दूसरी जो विशेषता होती है धातु की वो है तन्यता। तन्यता क्या होती है? तो किसी भी धातु को खींचकर तार बनाने का जो गुण होता है हम उसको तन्यता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप सोना को ले लीजिए। सोना के 1 ग्राम मात्रा से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इसमें इतनी ज्यादा तन्यता होती है। अब सारी धातुओं में इतनी ज्यादा तन्यता नहीं होती, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो धातु होते हैं सामान्य तौर पे उनमें तन्यता का गुण देखने को मिलता है। सामान्य तौर पे उनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो ये धातु की एक अगली विशेषता है। साथ ही साथ जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के चालक होते हैं। ऊष्मा के चालक कहने का मतलब, अगर आप अपने रसोई घर में जाएंगे तो जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उस उन बर्तनों में आपको अधिकतर धातु या फिर मिश्र धातु देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये धातु और मिश्र धातु ऊष्मा के चालक नहीं होते तो क्या हम रसोई घर में इनका इस्तेमाल कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ये ऊष्मा के चालक नहीं होते तो ये जल्दी गर्म नहीं हो पाते और फिर खाना नहीं बन पाता। तो ऊष्मा की जो चालकता होती है, धातु का जो गुण होता है कि वो ऊष्मा के चालक होते हैं, इसी गुण की वजह से धातुओं का इस्तेमाल हमारे रसोई घर में खाना बनाने के काम में होता है। फिर आप देखेंगे जो धातु हैं उनमें से उनको पीटने पे ध्वनि जो है वो ध्वनि निकलती है। उदाहरण के तौर पे आप अपने स्कूल में याद कीजिए, जब घंटी बजती थी तो उसकी गूंज आपके कानों में बहुत दूर रहते हुए भी सुनाई दे जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो घंटी है वो या तो तांबे की बनी होती थी या फिर आप देखेंगे लोहे की बनी होती थी, और ये दोनों ही धातु हैं। तो चूंकि धातु को पीटने पे उससे एक आवाज आती है, उसको हम ध्वनिकता कहते हैं। तो इसी गुण के कारण स्कूल में आप देखेंगे कि तांबे के या फिर लोहे की घंटी का इस्तेमाल किया जाता था। फिर जो धातु होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। इसका मतलब धातु अपने आप में से होके विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था तांबा के बारे में कि क्यों हम तांबा का इस्तेमाल एक तार के रूप में करते हैं जिससे होके विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तांबा का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो तांबा है वो एक धातु है, और धातु चूंकि विद्युत के चालक होते हैं इसलिए हम तांबा का इस्तेमाल तार के रूप में करते हैं और इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो धातु की अगली विशेषता है वो ये है कि धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर नीला लिटमस को आप क्षारीय प्रकृति के किसी भी धातु के विलयन में ले जाएंगे तो ये जो नीला लिटमस है वो लाल हो जाता है। और इसी से हमें पता चलता है कि धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिल जाएगा, Fe2O3 देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई धातु की विशेषताओं की बात। अब अधातु जो हैं उनमें ये सारी विशेषताओं का अभाव होगा, इसलिए वो अधातु है। उनमें चमक नहीं होगी, उनमें कठोरता नहीं होगी, वो आघात वर्धनीय नहीं होंगे, वो भंगुर होंगे, यानी उनको अगर हम पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे, उनका चादर नहीं बनेगा। उनमें तन्यता नहीं होगी, हम उनको खींच के तार नहीं बना पाएंगे। फिर उनसे होके ऊष्मा और विद्युत ये दोनों ही नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब अगर हम अधातु को किसी गर्म चीज धातु को आग के ऊपर रखेंगे तो अधातु से होके ऊष्मा का चालन नहीं होगा।
किसी अधातु से हम विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। उसके अलावा अधातु जो होते हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जिस तरीके से धातु के ऑक्साइड आपको क्षारीय प्रकृति के देखने को मिलते थे, उसी तरीके से अधातु के ऑक्साइड आपको अम्लीय प्रकृति के देखने को मिलते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अधातुओं का कोई महत्व नहीं है। हमने धातुओं के महत्व के बारे में क्लास 6 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हमारे जीवन के लगभग सभी पहलुओं में धातुओं का बहुतायत में इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अधातु हमारे जीवन में महत्व नहीं रखते। उदाहरण के तौर पे आप ऑक्सीजन को लीजिए। ऑक्सीजन एक अधातु है, लेकिन हमारे जीवन जीने के लिए, हमारे हमको जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन। तो अधातु भी, उनका भी अपना एक महत्व है। फिर आप कार्बन को देखिए, कार्बन भी एक अधातु है, लेकिन इसका महत्व इस बात में है कि जितने भी जीव हमारे पृथ्वी के ऊपर हैं, उन सभी के निर्माण की इकाई के रूप में आपको कार्बन देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे जीव कार्बन से बने हैं। इसके अलावा जो कार्बन है, वो हमारे शरीर में जो प्रोटीन की जरूरत है, जो वसा चाहिए हमको, जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उस सब का प्रमुख घटक क्या है? वो है कार्बन। तो कार्बन एक अधातु होने के बावजूद हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। फिर आप नाइट्रोजन को देखिए। नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे उर्वरकों के तौर पे इस्तेमाल होता है। बहुत सारे रसायनों के तौर पे जो नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल होता है। और बिना नाइट्रोजन के पौधों की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती। तो नाइट्रोजन का भी अपना महत्व है, एक अधातु होने के बावजूद। फिर आप क्लोरीन को देखिए। क्लोरीन, हम किसी भी गंदे जल को साफ करने में, जल शोधन में क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन जो है वो रोगाणुरोधक के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये सारे के सारे क्या है? अधातु हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे दैनिक जीवन में इनका महत्व बहुत ज्यादा है। अब धातु और अधातु के मिश्रण से एक अलग प्रकार की जो चीज बनती है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। इसमें धातु और अधातु का मिश्रण होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखें स्टील। स्टील क्या है? तो लोहा और कार्बन, इसका मिश्रण है। अब जब हम लोहा और कार्बन को मिला देते हैं तो ये जो स्टील है ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए आप देखेंगे कि अधिकतर जो ब्रिज निर्माण होता है, जो आप ब्रिज देखते हैं, उसमें स्टील के जो रॉड्स लगे होते हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि स्टील एक बहुत ही मजबूत मिश्र धातु है। तो यही हमने समझा धातु और अधातु और मिश्र धातु के बारे में। अब जरा हम बात करते हैं धातुओं पे वायु और जल के प्रभाव के बारे में। देखिए, अलग अलग धातु पे वायु और जल का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे लोहे की बात करें, तो लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है। और इसके लोहे में जंग लगने के लिए आपको ध्यान में रखना है वायु और जल दोनों ही अनिवार्य है। अगर केवल वायु है और जल नहीं है तो फिर जंग नहीं लगेगा। अगर केवल जल है, वायु नहीं है, तो फिर जंग नहीं लगेगा। लोहे में जंग लगने के लिए वायु और जल दोनों ही अनिवार्य हैं। और फिर बहुत सारी ऐसी धातु हैं जो कि जल या वायु या फिर किसी दूसरे पदार्थ के कारण जो है उनका क्षरण होने लगता है, उनका ह्रास होने लगता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं संक्षारण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संक्षारण क्या है? कि जल, वायु या किसी भी दूसरे पदार्थ के कारण धातुओं का ह्रास होना ही संक्षारण कहलाता है। और लोहे में जंग लगना हो या किसी दूसरे धातु का संक्षारण हो, इससे बचाने के लिए हम कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी भी धातु के ऊपर रंग रोगन करते हैं, यानी उस पे पेंट कर देते हैं। हम उसके ऊपर तेल लगा देते हैं, हम उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, या फिर हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, ताकि ये जो संक्षारण है, जो कि जल और वायु के संपर्क में आने पे होता है, ये संक्षारण की प्रक्रिया धीमी हो सके। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपसे लोहे के बारे में बात की कि लोहे पे वायु और जल का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम सोडियम के बारे में बात करते हैं। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है। इसलिए सोडियम को खुली हवा में नहीं रखा जाता, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि यह वायु के साथ बहुत ही तीव्र अभिक्रिया करता है। आपने अपने जन्मदिन पे जो स्पार्कल मोमबत्ती होती है छोटी सी, जो अपने आप जल जाती है, उसको जरूर देखा होगा। इसमें रेड फास्फोरस का इस्तेमाल होता है, या फिर अलग अलग कलर के फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि एक बार जब आप उस मोमबत्ती को बुझा देते हैं तो दोबारा वो वायु के साथ अभिक्रिया करके दोबारा से जल उठती है। तो ये जो मोमबत्तियां जो अपने आप जल उठती है, उसमें इसी फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब धातुओं को संरक्षित करने के बारे में एक जो रोचक तथ्य आप देखेंगे कि आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे तकनीकी स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा है। हम एक ऐसे तकनीकी युग में जी रहे हैं जहाँ पे कुछ भी असंभव प्रतीत नहीं होता है। लेकिन आज से 1600 पहले जब दिल्ली का ये जो लौह स्तंभ बना था, तो वो जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बना था, और इसका अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये 8 मीटर ऊंचा है और 6000 किलोग्राम से भी ज्यादा इसका वजन है। लेकिन इस पे 1600 वर्षों से कोई भी जंग नहीं लगा है।
इसमें बहुत वर्षा, इसने बहुत सारी वायु का सामना किया। दिल्ली में होने के बावजूद इसको मतलब प्रदूषित हवा इसको मिलने के बावजूद, जो वर्षा है वो मिलने के बावजूद, जो प्रतिकूल प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां हैं, इन सब का सामना करने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुराने समय में भी जो धातु प्रौद्योगिकी है वो किस हद तक हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में एक ऊंचे स्तर पे थी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि भारत की सभ्यता की उन्नति में लोहे का प्रभाव जो है वो किस तरीके से हुआ। दरअसल जो हड़प्पा वासी थे, वो हड़प्पा वासी कई धातुओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे तांबा और सोना, लेकिन वो लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब लोहे का इस्तेमाल आगे चल के शुरू होता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिरकार तांबे का ही इस्तेमाल हड़प्पा वासी क्यों करते थे? तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि चूंकि उस समय पे जो तकनीकी का स्तर था, वो तकनीकी का स्तर इस हद तक नहीं था कि लोहे को गला के उससे उपकरण बनाए जा सके। अब चूंकि तांबे का गलनांक बहुत कम होता है, किसी भी अयस्क से या तांबे के अयस्क से तांबे का निष्कर्षण ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि तांबे का गलनांक कम होता है, तो इसलिए तांबे को हम ज्यादा आसानी से प्राप्त कर सकते थे। और जो भी तकनीकी का स्तर था, उस स्तर पे तांबे के साथ जो भी हम क्रिया करके तांबे को अपने इच्छानुसार शेप में ढाल सकते थे, इसलिए सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल होता है। ठीक है। बाद में हम आगे चल के देखते हैं कि लोहे का प्रमुखता से उपयोग होने लगता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि कृषि उपकरण भी लोहे से बनने लग जाते हैं, और फिर भारत में एक सभ्यता का विकास होता है। और इसी को आप आगे वैदिक सभ्यता के तौर पे और महाजनपद सभ्यता या मौर्य सभ्यता के तौर पे आप आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, आपको ध्यान में रखना है। तो इसके साथ दोस्तों आज का हमारा जो ये सेशन है उसमें जितनी भी ज़रूरी बातें थी धातुओं के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।